ब्रह्मांड के जन्म के समय न तो ग्रह नक्षत्र थे, न पहाड़ थे, न नदियां थी, न तारे। जितना भी जिस रूप में था बस ब्रह्मांड था और यह आकार ले रहा था। ब्रह्मांड के विकास क्रम के शुरुआती दौर में गैस और धूल के हल्के झीने बादल यत्र तत्र सर्वत्र थे, जो चित्रों में दिखाई दिए हैं। इनमें अनुकूलताओं से कहीं अधिक प्रतिकूलताएं थी, विषमताएं थी। गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम के अंश थे, जबकि धूल में प्लाज्मा के तंतु थे। धीरे धीरे गैसों तथा धूल का विशाल वादली स्वरूप एक एक केंद्र पर केंद्रित होकर गुरुत्वाकर्षण के बल पर गहरे और घनीभूत होने लगे। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में वातावरण बेहद घना और गर्म था, क्योंकि ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के स्वरूप जन्मा था। इसीलिए आग का गोला था। मसलन इसमें ऊर्जा ही ऊर्जा थी। करोड़ों साल तक आग कहले या ऊर्जा फैलती रही और फैलने के साथ ठंडी भी होती रही। धूल के बवंडर उठते रहे और ज्वालामुखी फटते रहे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का बल भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ, जिसने कालांतर में अस्तित्व में आने वाले ग्रह नक्षत्रों को अपने संतुलन से साधने का काम किया। धीरे धीरे फैलते हुए पदार्थ यहाँ वहाँ पिंडों के रूप लेने लगे। कालांतर में गैसों और धूलों के पिंड सिकुड़ते चले गए। इन्हीं से तारे अस्तित्व में आए। इन्हीं तारों के समूहों को निहारिका, मंदाकिनी और आकाश गंगा कहा गया है। ये आकाश गंगा में कोहरे की तरह फैले हुए प्रकाश पुंज हैं, जो अंधेरी रात में किसी नदी में सफ़ेद धारी की तरह प्रवाहित होते दिखाई देते हैं। ये समूचे ब्रह्मांड में फैली हुई। इस तरह हमारे तारों का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के अस्तित्व में जुड़े आरंभिक तारों का रूप बहुत बड़ा था, पर कुछ करोड़ वर्ष जाने के बाद इनकी मृत्यु भी होने लगी। निरंतर जारी विस्फोटों से विशाल तारे टूटकर बिखर गए। चूँकि इनके वजूद में पर्याप्त मात्रा में द्रव्य था, इसीलिए नष्ट होते इन्हीं तारा समूहों से नई नई निहारिकाएं और मंदाकिनी भी जन्मी और जन्मे अभिनव तारे। इन्हें ही वैज्ञानिक ने सुपरनोवा नाम दिया था। इन विशाल तारों की अकल्पनीय और अविश्वसनीय मृत्यु अत्यधिक ऊर्जा तथा प्रकाश के उत्सर्जन के कारण होती है। इनकी रोशनी समस्त मंदाकिनियों से भी अधिक तीव्र होती है। दरअसल ये तारे एक समय ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण के दबाव को संतुलित करने वाली ताप शक्ति न्यूनतम हो जाती है। तब अपने ही अति तीव्र संकुचन के कारण उनका विस्फोट हो जाता है। तारों को मौत के घाट उतारने वाले इसी विस्फोट से अभिनव तारा जन्मता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमक वाले तारे के समान तथा सबसे अधिक दूर स्थित पिंडों को वैज्ञानिक ने खगोलीय चमकीले पिंड अर्थात क्वार्क्स कहा है। इसे अत्यधिक तीव्र रेडियो तरंगों के स्रोत के रूप में पहचाना गया। ब्रह्मांड का सर्वाधिक विलक्षण पिंड उच्छल तारा अर्थात पल्सर है। अभिनव तारे के विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। पल्सर तारों की तरंगें ब्रह्मांड में स्पंद मसलन कंपायमान के रूप में अनवरत चलायमान रहती है। यही विचित्र और अदृश्य ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है, जो स्पंदनों में विकिरण उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और वह भी एक निश्चित अनुपातिक और अनुशासित आवृत्ति में। हालांकि अब मनुष्य ने यह भी जान लिया है कि न्यूट्रॉन तारे अधिकतम तीव्र चुंबक मंडल के कारण तरंगों का विकिरण केवल ध्रुवों से ही करते हैं, और वे भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस तरह प्रकाश स्तंभ का प्रकाश स्रोत भी घूमता रहता है, और देखने वाले को वह भी प्रकाश अंतपनों के रूप में दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड का अंतों का विवरण क्या हो सकता है? देखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में ऐसी धारणा है
ये तारे और आकाश गंगाएं विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा से ही ब्रह्मांड की परिधि में गतिशील है और ब्रह्मांड की ओर निरंतर बढ़ी चली आ रही है। इसलिए ऐसा माना अर्थात ऐसा अनुमान है कि जब ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार अवरुद्ध हो जाएगी तब गुरुत्वाकर्षण के कारण समस्त आकाश ताराएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर टकरा जाएंगे। तब इस भयंकर टक्कर के फलस्वरूप ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सोया भारतीय दर्शन की यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की युक्ति चरितार्थ हो जाएगी। आधुनिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है। इस चक्र के पूरा होने की अवधि करीब 8000 करोड़ वर्ष है। इसमें 4000 करोड़ वर्ष तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहता है। उसके पश्चात इतना ही वर्षों में ब्रह्मांड संकीर्ण होकर अपनी ही पूर्व अवस्था यानी शून्य में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ और प्रति पदार्थ को लेकर ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी अहम पहेली यह है कि महाविस्फोट के दौरान जब एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाली इन दो चीज़ों का निर्माण हुआ तो कायदे से ये दोनों मिलकर एक दूसरे को रद्द कर देते और तब प्रकाश के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सृष्टि ने जन्म के उन शुरुआती क्षणों में किसी तरह पदार्थ ने प्रति पदार्थ पर विजय प्राप्त कर ली। यह तय है कि एक दिन ब्रह्मांड के वे बहुत से रहस्य खुलेंगे जिनका आज हमारे विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। खासकर इस ब्रह्मांड के सृजन और इसके अंतहीन विस्तार से जुड़ी उन गुत्थियों के उत्तर भी हमें मिलेंगे। मसलन एक पहेली यह है कि आखिर इस कायनात को रचने वाला इतना अधिक पदार्थ कहाँ से आया कि सदियों से असंख्य तारामंडल, आकाश गंगाएं और मंदाकिनी बनती जा रही है, लेकिन यह पदार्थ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक रहस्य यह भी है कि आज से करीब 13.6 अरब साल पहले महाविस्फोट की घटना के वक्त जिस तरह उपपरमाणिक कणों का गर्म सूप ठंडा होकर पदार्थ के रूप में तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं में तब्दील हुआ, उसी तरह प्रति पदार्थ भी पैदा था। वैज्ञानिक अवधारणाओं के मुताबिक यह प्रति पदार्थ या एंटीमेटर पदार्थ की ठीक उलट है, जो कमोबेश हमारी पकड़ से बाहर और आंखों से ओझल हो रहा है। इसे प्रति पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कणों में अंदर की हर चीज पदार्थ के उलट है। जैसे अणु में धनात्मक आवेश वाले न्यूक्लियस और ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि प्रति पदार्थ में ऋणात्मक आवेश वाले न्यूक्लियस और धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रति पदार्थ से जुड़ी नई सूचना यह है कि एक प्रयोगशाला में प्रति पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पदार्थ की तरह प्रतिक्रिया देते हुए दर्ज किया गया है। पहले माना जाता था कि पदार्थ तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरता है, जबकि प्रति पदार्थ उसके उलट ऊपर की दिशा में जाएगा। मगर नए प्रयोग में दोनों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक ही तरह की प्रतिक्रिया देते हुए पाया गया है। इससे प्रति पदार्थ और इससे जुड़े तमाम सवालों के हल मिलने की उम्मीद बढ़ी है। पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक नए शोध में बताया गया है कि जेनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न के एक शोध दल ने प्रति पदार्थ के संबंध में अब तक कायम रही प्रस्थापनाओं को उलट दिया है। अपने प्रयोगों के दौरान इस शोध दल ने देखा कि प्रति पदार्थ के कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पहले की मान्यताओं के मुताबिक ऊपर जाने के बजाय पदार्थ के अणुओं की तरह नीचे गिरने लगे हैं। अपने समय के अन्य सिद्धांतकारों से अलग प्रख्यात भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल से भी पहले वर्ष 1915 में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में कहा था कि प्रति पदार्थ को पदार्थ की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में नीचे की ओर गिरना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यूनिवर्स वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।